अस्सलामुअलैकुम। चंडाल जोगिया ने अपने बेटे हंसराज से कहा, तुम आईजी ऑफ पुलिस रंजीत वर्मा की हैसियत से दिल्ली के छटे हुए गुंडे बदमाशों को अच्छी तरह जानते हो। यहाँ किराए के कातिल भी हैं जो सबसे ज़्यादा दलेर और शफाक हैं। मुझे उनमें से किसी के दिमाग में पहुंचाओ। उसने एक नंबर डायल किया। राब्ता होने पर बोला, हेलो, मैं आईजी पुलिस रंजीत वर्मा बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, अच्छा इंस्पेक्टर जनरल रंजीत वर्मा, क्या तुम चिता में जल जाने के बाद बोल रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? पिछली रात रंजीत वर्मा का कत्ल हो चुका है। अब वो आईजी ऑफ पुलिस नर्क में पहुंच चुका है। तुम कौन हो? क्यों उसके नाम से मुझे फ़ोन करे हो? चंडाल ने गुस्से से कहा, फ़ोन बंद करो गधे के बच्चे। जब तुमने रंजीत वर्मा को अपने हाथों से कत्ल किया है तो फिर खुद को रंजीत वर्मा कहने की क्या ज़रूरत थी? वो तुमसे ज़्यादा मालूमात रखता होगा। शहर में कैसी कैसी वारदात हो रही है और कहाँ कहाँ हो रही है। वो उसे डांटने के बाद उस किराए के कातिल के अंदर पहुंच गया। उसका नाम इंदिरा कोठानी था। वो एक खूबसूरत से बंगले में रहता था। रईस आजम की तरह जिंदगी गुजारता था। बड़े लोगों की सोसाइटी में रहा करता। कोई नहीं जानता था कि उसकी आमदनी के जराए क्या हैं। जो लोग दौलतमंद होते हैं उनकी दौलत का हिसाब इस मुल्क की हुकूमत भी नहीं करती। कोई नहीं पूछता कि किसके पास दौलत कहाँ से आई है, किस इलाके से आई है। अगर वो छोटे इलाकों में रहकर चोरी डकैती करता, किसी को कत्ल करता तो मुजरिम कहलाता। कई बार जेल जाता और उसे लात जूते भी खाने पड़ते। लेकिन वह हुकूमत के बड़े बड़े अहदेदारों के लिए जुर्म करता था। उनकी मुश्किलात आसान करने के लिए किसी को कत्ल कर देता। किसी के लिए कोई अहम दस्तावेज चुरा कर ले आता था। इस तरह बड़े लोग उसे गले से लगा कर रखते थे। उस पर अगर कोई इल्ज़ाम आता तो अपने वसीज़ राय और इख्तियारात को काम में लाकर उसे हर तरह के इल्ज़ाम से बचाया करते थे। इस वक्त इंदिरा कोठानी अपने बेडरूम में सो रहा था। पिछली रात उसने बड़ी वारदात की थी। वह सुबह तक जागता रहा था, इसलिए नींद पूरी कर रहा था। हंसराज के फ़ोन ने उसे नींद से उठा दिया। वो चिड़चिड़ा था, बड़बड़ा रहा था। फिर उसने रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया और अब दोबारा सोने जा रहा था। चंडाल ने उसे थपक थपक कर सुला दिया। फिर उस पर तनवीमी अमल करने लगा, उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाने लगा। उसने उसके दिमाग में ये बात नक्श की कि वो शराब नहीं पिएगा, सिर्फ एक ही हसीन लड़की से ताल्लुक़ रखेगा और वो लड़की आज उसे मिलने वाली है। उसके दिमाग में यह अहम बात नक्श की कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करेगा लेकिन जाहिर नहीं करेगा। वो पराई सोच की लहरें जो उसे हुक्म देंगी उसी के मुताबिक अमल करेगा। फिर उसने एक मखसूस लबो लहजा उसके दिमाग में नक्श किया और हुक्म दिया, जब ये मखसूस लबो लहजा और आवाज़ सुनाई दे तो वो पराई सोच की लहरों के असर से निकल आएगा और उस टेलीपैथी जाने वाले को जहन से निकाल देगा। वो चाहता था कि बिंदिया के पीछे जो भी टेलीपैथी जाने वाला छुपा हुआ है वो उसके ज़रिए इंदिरा कोठानी के दिमाग में आए, उसे अपना अलाकार बनाए। इस तरह चंडाल उस टेलीपैथी जाने वाले की मसरूफियात को समझ सकेगा, उसे पहचानने की कोशिश करेगा, फिर उसे किसी तरह ट्रैप करना चाहेगा। अगर नाकाम होगा तो मखसूस लबो लहजे के ज़रिए इंदिरा कोठानी को हुक्म देगा तो वो उस टेलीपैथी वाले को अपने जहन से निकाल देगा। वो अपने तौर पर बहुत ही अच्छी तदबीर पर अमल कर रहा था। उससे कामयाबी हो सकती थी। वो फिर बिंदिया के दिमाग में पहुंच गया था। वो मेरे दफ्तर में ही थी, कई घंटे गुजार चुकी थी। दोपहर का खाना भी मेरे साथ खाया। हमारे दरमियान ये मामला तय हुए कि वो आज किसी 5 स्टार होटल का एक कमरा लेकर वहाँ रहेगी, रात गुजारेगी। कल कोई छोटा मोटा सा बंगला खरीद कर वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेगी। वो तकरीबन 4 घंटे मेरे साथ ऑफिस में गुजारने के बाद वहाँ से चली गई। एक ब्रीफ केस में अपने 2 करोड़ 69 लाख रुपए ले गई। वो इतनी बड़ी रकम मेरे पास भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं उसके ख्यालात से मालूम कर चुका था, इसलिए मैंने उसे इस बात पर माइल नहीं किया कि इतनी बड़ी रकम साथ नहीं ले जाना चाहिए, मेरे पास छोड़ देना चाहिए। और वो इस बात से खुश थी कि मैंने रकम के मामले में उसे मजबूर नहीं किया। मैंने शाम 5 बजे उसके ख्यालात पढ़े तो पता चला कि वो होटल के कमरे में है और आराम से लेटी हुई आइंदा के मंसूबे बना रही थी। उसे यकीन था कि अपनी जायदाद के जो कागजात वो लेकर आई थी, मैं उनके ज़रिए उसकी जायदाद दिला सकूंगा और उसके बाप और भाई एतराज़ नहीं कर सकेंगे। उसने रात को डिनर पर मुझे बुलाया, मेरे साथ रात गुजारना चाहती थी। मैंने बहाना किया कि आज बहुत मसरूफ़ हूँ, दूसरे दिन उसके साथ खाना भी खाऊंगा और वक्त भी गुजारूंगा। मैं उसके दिमाग में चलाया, फिर अपने मामलात में मसरूफ़ हो गया। उस वक्त तक चंडाल इंदिरा कोठानी के मामले में मसरूफ़ था, उसे अपना मामूल और ताबेदार बना रहा था। फिर उसे 1 घंटे तक तनवीमी नींद सुला दिया। जब वो नींद से बेदार हुआ तो पूरी तरह चंडाल का मामूल और ताबेदार बन चुका था। वो गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करने के बाद चंडाल की मर्जी के मुताबिक उस होटल में पहुंच गया जहां बिंदिया रात गुजार रही थी। वो रात का खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल में आई तो वहां इंदिरा कोठानी से उसका सामना हो गया। चंडाल उसके अंदर रहकर उसे मुतासिर करने लगा। वो मेरी तरफ माइल थी लेकिन वो उसकी तरफ खिंचे जा रहा था। दिमाग उसके काबू में था और वह बेख्तियार इंदिरा कोठानी को देखने लग गई, उससे मुतासिर होने लगी। कोठानी ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम एक दूसरे से मुतारिफ हो सकते हैं? मेरा नाम इंदिरा कोठानी है। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। बिंदिया ने बेख्तियार अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो कुछ हैरानी से, कुछ परेशानी से सोच रही थी
कि बेख्तियार उसकी तरफ क्यों खिंची जा रही है, और दिल ही दिल में ये मान रही थी कि वो पुरकशिश है। अगर उम्र उसकी ज़्यादा है तो क्या हुआ, धर्मवीर की तरह अपनी तरफ खींच लेता है। उसने उसके साथ थोड़ी सी पी, फिर खाना खाया। इस दौरान में वे एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ होते रहे। उसने चंडाल की मर्जी के मुताबिक बताया कि मेरे ब्रीफकेस में 2 करोड़ 69 लाख रुपए रखे हुए हैं और मेरा कोई ठिकाना नहीं। इंदिरा कोठानी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ मेरे बंगले में चल करो और सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारती रहो। ऐसे वक्त मैं बिंदिया के दिमाग में आया था, मालूम करना चाहता था कि वो अब क्या कर रही है। तब उसके ख्यालात पढ़ने से पता चला कि वो दूसरी तरफ फिसल चुकी है। क्यों फिसल रही है, ये बातें मुझे रफ्ता रफ्ता मालूम होने लगी। वो ये मुसम्मम इरादा करके आई थी कि मेरे साथ रहेगी और मेरे ज़रिए अपनी बाप की तमाम दौलत और जायदाद पर कब्जा जमाएगी। अब उसके ख्यालात कह रहे थे, अचानक ही वो उस इंदिरा कोठानी पर आशिक हो गई है, उसकी तरफ खिंची जा रही है और उसके साथ रहने और ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर रही है। मैंने उसके जहन में ये ख्याल पैदा किया कि अगर वो इंदिरा कोठानी के साथ जाकर रहेगी, धर्मवीर से बेवफाई करेगी, तो उसे अपने बाप की दौलत और जायदाद तो क्या, अपने कागजात से भी कुछ नहीं मिल सकेगा। उस वक्त चंडाल भी उसके दिमाग में छुपा हुआ उसके ख्यालात पड़ रहा था। उसने उसके ख्याल के जवाब में कहा कि मुझे धर्मवीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये इंदिरा कोठानी बहुत चालाक है, शातिर है। ये मुझे अपने बाप की तमाम दौलत और जायदाद पर कब्जा जमाने का मौका देगा। फिर चंडाल जोगिया ने उसे इस बात पर माल किया कि वो यही सवाल कोठानी से करे। उसने कोठानी से पूछा कि आप मेरे बाप और भाई से इंतकाम ले सकोगे, मुझे उनकी दौलत और जायदाद की मालकन बना सकते हो। वह हंसते हुए बोला, ये कोई खास बात नहीं है, मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। तुम मेरे साथ रहो, मेरा दिल खुश करती रहो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। रात का खाना खाने के बाद बिंदिया ने होटल के कमरे से अपना ब्रीफकेस उठाया, फिर इंदिरा कोठानी के साथ उसकी कोठी में चली गई। मुझे उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, अलबत्ता इस पहलू से दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि चंडाल ने मेरे जूस में एसाबी कमजोरी की दवा मिलाई थी और यह साबित कर दिया था कि वो बिंदिया के अंदर छुपा रहता है और मुझे तलाश करता फिर रहा है। इस तरह यह बात भी समझ में आ गई कि बिंदिया खुद इंदिरा कोठानी की तरफ मायल नहीं हुई, बल्कि चंडाल ने उसकी खोपड़ी उसकी तरफ घुमा दी थी और अब वो उसी तरफ घूम चुकी थी। चंडाल जहानत के मुताबिक एक सीधा सादा सा खेल खेल रहा था। पहले उसने बिंदिया के जरिए ये मालूम करने की कोशिश की कि मैं यानी धर्मवीर टेलीपैथी जानता हूं या नहीं। मेरे ख्यालात पढ़ने के बाद उसे मालूम हो गया कि मैं उसका मतलूबा शख्स नहीं हूं, इसलिए उसने बिंदिया को इंदिरा कोठानी की तरफ माइल कर दिया। मैंने कोठानी के बारे में मालूमात हासिल की। वह हुकूमत के आला ओहदेदार और ऊंची सोसाइटी में बहुत ही जाना पहचाना शख्स था, इसलिए जल्दी उसके बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। ये भी पता चला कि वो शराब व शबाब का शौकीन है। उस रात उसने होटल में खाने से पहले बिंदिया के साथ थोड़ी सी पी थी। उसे अपने घर में लाने के बाद कुछ और ज़्यादा पी। वो दोनों मस्ती में रहे। ऐसे वक्त मैं उसके अंदर पहुंच गया। अगर वो ना पीता तब भी मैं उसके अंदर पहुंच सकता था, क्योंकि चंडाल जोगिया ने उसके दिमाग को हदायत दी थी और वो ताबेदार की तरह मुझे अपने दिमाग में महसूस करते हुए भी अनजान बना रहा। दूसरी तरफ चंडाल जोगिया ने बाद में उसके अंदर आकर मालूम किया कि वो किसी टेलीपैथी जानने वाले को महसूस कर रहा है। चंडाल इस हद तक मुझे धोखा देने में कामयाब रहा। उसने दूसरी बार बिंदिया के जरिए ये मालूम कर लिया कि एक टेलीपैथी जानने वाला उसके पीछे छुपा हुआ है। वो जिसके पास जाती है वो उसके दिमाग में भी पहुंच जाता है। वो पहली बार उसके बेटे के बंगले में गई थी तो उसने उसके बेटे पर तनवीमी अमल किया था। दूसरी बार वो इंदिरा कोठानी के बंगले में आई तो वो उसके अंदर भी पहुंच गया। ये बात चंडाल को मालूम हो गई, लेकिन वो ये मालूम ना कर सका कि वो टेलीपैथी जानने वाला मैं हूँ। अब भी ये सवाल उसके जेहन में चुभ रहा था कि बिंदिया के अंदर जो टेलीपैथी जानने वाला छुपा रहता है, आखिर वो है कौन। उसका ख्याल था कि मैं इंदिरा कोठानी के दिमाग में पहुंचने के बाद उस पर भी तनवीमी अमल करूंगा और उसे अपना ताबेदार बनाना चाहूंगा। लेकिन उसका ये अंदाज़ा गलत साबित होने लगा। मैं ऐसा नादान नहीं था। एक बार देख चुका था कि चंडाल को अपने बेटे के अंदर टेलीपैथी जानने वाले की मौजूदगी मालूम हो चुकी है। दूसरी बार मैं अपनी मौजूदगी जाहिर करना नहीं चाहता था, जबकि जाहिर हो चुकी थी, लेकिन अब अपनी तरफ से उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना ताबेदार नहीं बनाना चाहता था। मैं बिंदिया के जरिए इंदिरा कोठानी पर नजर रख सकता था। दोनों तरफ से अंधी चालें चली जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि चंडाल अपने आलाकार इंदिरा कोठानी के दिमाग में एक टेलीपैथी जानने वाले की मौजूदगी को समझ रहा है। मैं खुशफहमी में था कि उस पर तनवीमी अमल नहीं करूंगा, उसे अपना ताबेदार नहीं बनाऊंगा तो चंडाल को उसके अंदर एक टेलीपैथी जानने वाले की मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। दूसरी तरफ चंडाल बिंदिया के जरिए अंधी चाल चल रहा था। फिर भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वो टेलीपैथी जानने वाला मैं हूँ, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस टेलीपैथी जानने वाले की असलियत किस तरह मालूम करे। उसकी मजबूरी ये थी कि वो किसी टेलीपैथी जानने वाले को इंदिरा कोठानी के अंदर ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसके जरिए आइंदा 4 आर्मी अफसरान को कत्ल करने की वारदात कराने वाला था। लिहाजा ये ज़रूरी था कि इंदिरा कोठानी और बिंदिया के दिमागों से उस टेलीपैथी जानने वाले को भगा दिया जाए। उस रात की सुबह होने तक उसने यही किया। इंदिरा कोठानी के दिमाग में पहुंचकर मखसूस लहजे में हुक्म दिया कि अब वो अपने दिमाग को मुकफ्फल रहने दे, किसी भी पराई सोच की लहरों को अंदर ना आने दिया करे।
फिर उसने बिंदिया पर मुख्तसर तनवी में अमल करके उसके दिमाग को भी लॉक कर दिया। वो नहीं चाहता था कि बिंदिया आइंदा इंदिरा कोठानी के साथ रहे। उसने कोठानी को हुक्म दिया कि सुबह होते ही वो दिल्ली छोड़कर शिमला चला जाए, और बिंदिया को हुक्म दिया कि वो सुबह होने से पहले इंदिरा कोठानी की कोठी को छोड़कर कहीं भी जा सकती है। अगर वो अपनी दौलत और जायदाद हासिल करना चाहती है तो धर्मवीर के पास भी जा सकती है। अब उसे उससे कोई लगाव नहीं है। बस यहीं पहुंचकर चंडाल धोखा खा गया। वो धर्मवीर को, यानी मुझे, दिल्ली का एक आम शहरी समझ रहा था। जिस बिंदिया के दिमाग को मेरे खिलाफ लॉक किया गया था उसी को मेरी तरफ भेज रहा था। उसे यकीन था कि इंदिरा कोठानी का दिमाग लॉक हो जाने के बाद मैं उसे कहीं तलाश नहीं कर सकूंगा। कमबख्त बड़ी खुशफहमी में मुब्तला रहने लगा था। इस बार किबरिया एक माँ और दो बेटियों से टकराया। माँ का नाम फूलमती और बेटियों में से एक का नाम चंद्रामती और दूसरी का नाम तारामती था। वो दोनों उसके पीछे पड़ गईं। उसे अहमदाबाद से मुंबई तक अपना हमसफ़र बनाना चाहती थी। तैयारे में खराबी पैदा हो गई थी। फ्लाइट 3 घंटे की ताखीर से रवाना होने वाली थी। किबरिया ने उन तीनों को सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं सिर्फ 10 मिनट तक खामोश रहना चाहता हूँ। तुम तीनों को भी खामोश देखना चाहता हूँ। उसके बाद बातें करूंगा और तुम्हारे साथ भी रहूंगा। वो तीनों खुश हो गईं। अपने अपने मुंह पर हाथ रखकर वादा किया कि उसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगी। वो उन तीनों के दिमागों में बारी बारी जाने लगा और उनके ख्यालात तफसील से पढ़ने लगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें मौत नहीं आएगी और वह इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी तरह फूलमती सोचती थी कि उस पर बुढ़ापा कभी नहीं आएगा और वो हमेशा जवान रहा करेगी। कभी शादी करना और बच्चे पैदा करना नहीं चाहती थी। उसका ख्याल था कि शादी करते ही, माँ बनते ही बूढ़ी कहलाने लगेगी। वो कई बरस तक शादी से कतराती रही, फिर एक नौजवान के साथ जज्बात में बह गई, उससे शादी कर ली। उसने पहले शौहर से चंद्रामती को जन्म दिया। उसके दिमाग में ये बात बुरी तरह नक्श हो चुकी थी कि वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। एक बेटी के बाद भी खुद को जवान कवारी ही समझती रही। उसके पति ने एक बेटे की ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा कि बेटा पैदा होना चाहिए, लेकिन अब वो औलाद पैदा करने से कतरा रही थी। दोनों में झगड़ा हुआ तो तलाक हो गई। फिर उसकी ज़िंदगी में एक दौलतमंद शख्स आया। वो उसके हुस्न शबाब की तारीफ़ें करता रहा और वो उस पर माइल हो गई। उससे शादी की तो उसके ज़रिए दूसरी बेटी तारामती पैदा हुई। उसने सोचा कि अगर वो इसी तरह जज्बात में बहती रहेगी तो औलाद पैदा करते करते बूढ़ी होती जाएगी। शादी के बाद पति का हुक्म मानना पड़ता है, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, लिहाजा आइंदा वो शादी नहीं करेगी। फिर उसने वाकई शादी नहीं की। दोनों बेटियों के जवान होने तक खुद जवान बनती रही। वो खुद को बेटियों से ज़्यादा जवान रखने की कोशिश करती रहती थी। जवान बनकर रहना उसकी फितरी कमज़ोरी थी, वरना वो आदतन बुरी नहीं थी। अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसकी सोच थी कि हमेशा जवान और दौलतमंद बनकर रहे। जवान तो वो ख्वामखा बनकर रहती थी, लेकिन दौलतमंद बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। उसका एक ब्यूटी पार्लर था जिसके ज़रिए अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी और बड़े ठाठ से गुजारा हो जाता, लेकिन फिर भी दौलतमंद बनने की ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ लेती रहती थी। उसकी दोनों बेटियां चंद्रामती, तारामती भी इसलिए किबरिया से दिलचस्पी ले रही थीं कि बेला ने किसी दौलतमंद नौजवान के मिलने की पेशगोई की थी। वो बाजारी लड़कियों की तरह किबरिया को फांसना नहीं चाहती थी, सिर्फ ताश के पत्तों की वजह से उसकी ज़ात में दिलचस्पी ले रही थी। किबरिया ने सोचा, जब ये तीनों आदतन अच्छी हैं, इनकी ज़ात से किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचता, तो मैं इन्हें किसी तरह फ़ायदा पहुंचाऊंगा। यहाँ से मुंबई तक इनके साथ रहूंगा ताकि ताश के पत्तों की पेशगोई उनके लिए दुरुस्त हो सके। अब मैं उनके साथ हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं करूंगा। फिर उसने फूलमती से कहा, यहाँ से ट्रेन कब जाती है? फूलमती ने कहा, ट्रेन अभी जाने वाली होगी, आप फ़ोन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। चंद्रमती ने फ़ोन के ज़रिए रेलवे इंक्वायरी से मालूम किया तो पता चला ट्रेन अभी 20 मिनट पहले जा चुकी है। तारामती ने कहा, बाय रोड जाएं तो शॉर्टकट रास्ता है, उदयपुर तक जाकर फिर ट्रेन में सवार हो जाएंगे। किबरिया राज़ी हो गया। वो तीनों खुश हो गईं। किबरिया के साथ एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आई, फिर बड़ी सी वैन में बैठ गई। फूलमती ने कहा, मैं हमजा साहब के साथ पिछली सीट पर बैठूंगी, इनके आराम का ख्याल करूंगी। चंद्रमती तुम ड्राइव करो। वो किबरिया के साथ लगी रहना चाहती थी कि बूढ़ी जवानी की आंच देती रहूंगी तो वह जवान पिघलता रहेगा। वो उसके दाएं तरफ बैठ गई, तारामती बाएं तरफ बैठ गई। दोनों माँ बेटी ने उसे सैंडविच बना लिया। गाड़ी तेजी से हाईवे पर जाने लगी। वो ख्याल खोने के जरिए दाएं बाएं जा रहा था, दोनों के ख्यालात पढ़ रहा था। तारामती उसे लगी हुई थी और उससे मुतासिर हो रही थी, मगर सोच रही थी कि क्या करे। बूढ़ी माँ दीवार बन रही थी। उसे समझाया नहीं जा सकता था कि अब वो अपने बुढ़ापे को तस्लीम कर ले और जवान बेटी के लिए रास्ता साफ कर दे। दूसरी तरफ फूलमती सोच रही थी कि यह तारामती हमजा से इस कदर चिपक कर क्यों बैठी है। इसे कुछ तो ख्याल करना चाहिए। घर में खाना पकता है तो ये दोनों पहले माँ को खिलाती हैं, बाजार से कपड़ा लाती हैं तो पहले माँ को पहनाती हैं। आज एक गबरू जवान मिला है तो ये पहले मुझे क्यों नहीं ओढ़ने दे रही है। जब चादर एक हो तो पहले माँ का सर ढांपना चाहिए। तारामती की सोच ने कहा कि अब माँ को राम नाम जपना चाहिए, पराया माल अपना नहीं करना चाहिए। अपना माल मिले तो पहले किसी बेटी के हवाले करना चाहिए। वो गबरू जवान माँ से उम्र में छोटा है।
माँ ने सोचा छोटा होने से क्या होता है, शादी होगी तो लड़कियों का बाप कहलाएगा। तारामती और चंद्रामती को अपना बाप समझना चाहिए। किबरिया ने उसकी सोच में तब्दीली पैदा की। कहीं किसी तरह मेरा बुढ़ापा तो नहीं झलक रहा है। उसने परस में से आईना निकालकर अपने आप को देखा, फिर सोचा चेहरे पर पक्कापन आ गया है। मेरे मुकाबले में मेरी दोनों बेटियों के चेहरे पर बड़ी नज़ाकत है, बड़ी ताजगी है। ये उनके दिल लगाने और प्यार करने की उम्र है। मैं ख्वामखा इनके रास्ते में दीवार बन रही हूँ। वैसा सोचते वक्त परेशान हो रही थी कि ऐसा क्यों सोच रही है, जबकि दिल हमजा खान की तरफ माइल हो रहा था। किबरिया ने उसके अंदर सोच पैदा की। दिल में तो हवस भरी हुई है, दिमाग से काम लेना चाहिए। और फिर मैं कब तक जवान बनती रहूंगी और बेटियों को बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचाती रहूंगी। जब तक ये मेरे घाट उतरेगा उस वक्त तक बेटियां इतनी बूढ़ी हो जाएंगी कि फिर कोई मुंह नहीं लगाएगा। ये मेरी तरफ से बहुत बड़ा जुल्म होगा। ख्यालात की इस तब्दीली ने उसके अंदर ममता का जज्बा बेदार किया। वो संजीदगी से दोनों बेटियों के बारे में सोचने लगी। अगर हमजा खान मुझसे ना सही मेरी किसी एक बेटी से दिल लगा ले, उससे मंसूब हो जाए, तब भी हमारा भला होगा। मुझे अब अपने लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए सोचना चाहिए। गाड़ी उस हाईवे से उतरकर एक रास्ते पर जाने लगी। किबरिया ने पूछा, ये किधर जा रही है? उसने कहा, ये शॉर्टकट है। यहाँ से हम बहुत कम वक्त में उदयपुर पहुँच जाएंगे और जो ट्रेन वहाँ पहुँचने वाली है उसमें सवार हो सकेंगे। इतना कहकर वह चुप हुई, फिर ड्राइव करते हुए सोचने लगी, मम्मी और तारामती इसे किस तरह बीच में लेकर बैठी हुई हैं और मुझे ड्राइविंग में लगा दिया। उसने बहन से कहा, तारामती मैं इतनी दूर से ड्राइव करती आ रही हूँ, अब तुम यहाँ और मुझे ज़रा आराम करने दो। तारामती ने दिल में कहा, मैं खूब समझती हूँ, कैसे आराम करोगी, यहाँ आते ही हमजा खान से चिपक कर बैठ जाओगी। उसने फूलमती से कहा, मम्मी तुम गाड़ी ड्राइव करो, चंद्रामती को यहाँ आराम करने के लिए भेज दो। गाड़ी आगे जाकर रुक गई। फूलमती की सोच में बड़ी हद तक तब्दीली आ गई थी। अब वो ममता से सोच रही थी कि दोनों बेटियों को हमजा खान के पास ही रहना चाहिए। पता नहीं वो किससे मुतासिर हो जाए। वो गाड़ी से बाहर आ गई। चंद्रामती के सर पर हाथ फेर कर बोली, जाओ बेटी, हमजा साहब के पास बैठो, मैं ड्राइव करती हूँ। माँ ने बेटी की जगह और बेटी ने माँ की जगह संभाल ली। गाड़ी फिर आगे चल पड़ी। वो वही शॉर्टकट रास्ता था जो घने जंगल के दरमियान से गुजरता था और पिछली रात किबरिया इस रास्ते से गुजर चुका था। इस रास्ते से सिर्फ वही ज़रूरतमंद गुजरते थे जिन्हें जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना होता था। ऐसे लोग मुसल्लह होकर काफिले की सूरत में सफ़र करते थे। कुछ फासला तय करने के बाद फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। फूलमती ने गाड़ी की रफ्तार सुस्त करके घबराते हुए कहा, यह कैसी आवाज़ें आ रही हैं? तारामती ने कहा, मैंने फायरिंग की आवाज़ें सुनी हैं, आगे रास्ते में कोई गड़बड़ है। फूलमती ने गाड़ी रोक दी, फिर कहा, हमें वापस जाना चाहिए। उसकी बात खत्म होती पीछे से भी फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। अब तो वही बात हुई, ना वहाँ रुक सकते थे ना आगे पीछे जा सकते थे, इधर के रहे ना उधर के। उन्होंने कुछ फासले पर दो पुलिस वालों को भागते हुए देखा। दो गोलियां चलीं। इसके साथ ही दोनों भागने वाले उछल कर गिरे, फिर वहां से उठ ना सके। ये बात समझ में आ गई कि पुलिस और डाकू में मुकाबला हो रहा है। तारामती रोने लगी, कहने लगी, ये हम कहाँ कर फंस गए हैं, डाकू हमें मार डालेंगे। किबरिया ने कहा, हमारे पास हथियार भी तो नहीं है। फूलमती ने कहा, मेरे पर्स में एक पिस्तौल है, मेरे पास इसका लाइसेंस भी है। चंद्रामती ने चिढ़कर कहा, मम्मी यहाँ कौन लाइसेंस देखने आ रहा है, हमने अपनी जान बचानी है। क्या एक पिस्तौल से हम अपनी हिफाजत कर सकेंगे? उन्हें दूर से दिखा तो सकेंगे कि हम निहत्थे नहीं हैं, इस तरह शायद वो हमसे दूर रहें। तारामती ने कहा, पुलिस वाले हमसे ज़्यादा मुसल्लह हैं, लेकिन वो डाकू उनसे दूर नहीं भाग रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। वो देखें, एक और सिपाही मारा गया। रह रह कर फायरिंग हो रही थी। लोगों के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। वो गोलियां खाकर गिर रहे थे। डाकू भी मरे थे और सिपाही भी फ़र्ज की अदायगी में मारे जा रहे थे। बड़ी देर तक रह रह कर फायरिंग होती रही। वो तीनों सीटों के दरमियान सहमी हुई बैठी थी। किबरिया इंतजार में था कि किसी की आवाज़ सुनाई दे तो उसके अंदर पहुंचकर उसे अपने काबू में कर सके। बड़ी देर खामोशी छाई रही। अब किसी तरफ से भी फायरिंग की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर बहुत दूर सामने से एक जीप आती दिखाई दी। वो कोई बहुत बड़ा स्मगलर था। डाकुओं को असला सप्लाई किया करता था। अभी उनसे असले की बहुत बड़ी रकम लेकर जाने वाला था। ऐसे वक्त पुलिस ने हमला कर दिया। डाकू ने उस स्मगलर का साथ दिया। पुलिस और डाकू तो मारे गए थे, जो बचे वो भाग गए। अब वो स्मगलर अपने मातियत के साथ रह गया था। उससे जीप में बैठकर अहमदाबाद की तरफ जा रहा था। वो फूलमती की वैन के करीब आने से पहले रुक गया। अपनी गन संभाल कर ललकारते हुए बोला, तुम लोग कौन हो? जो भी हो दरवाज़ा खोलो और दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखकर बाहर आ जाओ। किसी के पास हथियार होगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। फूलमती ने सहम कर कहा, वो मेरा पिस्तौल देखेगा तो मुझे मार डालेगा। किबरिया ने कहा, पिस्तौल इसी गाड़ी में छोड़ दो, वो जैसा कह रहा है वैसा करो। अपने अपने हाथ गर्दन के पीछे रखो और गाड़ी से बाहर निकलो। किबरिया उस स्मगलर के अंदर पहुंच चुका था। उसने किबरिया की मर्जी के मुताबिक अपने माते से कहा, जब तक मैं हुक्म ना दूं किसी पर गोली ना चलाना। ये सीधे साधे मुसाफिर हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो उन माँ बेटियों के साथ गाड़ी से बाहर आ गया। स्मगलर ने पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे पास कितना माल है?
फूलमती ने खौफ से लरजते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं। तलाशी लोगे तब भी इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं निकलेगा। तुम हमसे ये 10,000 ले लो और यहाँ से जाने दो। किबरिया ने कहा, तुम्हें 10,000 रुपये नहीं देने चाहिए। ताश के पत्तों ने कहा था कि तुम्हें बहुत माल मिलने वाला है। जब मिलने वाला है तो तुम नुकसान क्यों उठाना चाहती हो? स्मगलर ने किबरिया को घूर कर देखा, फिर पूछा, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो बोला, देखिए श्रीमांत, मुंबई में कोई लड़की है, उसका नाम बेला ओबराय है। वो ताश के पत्तों से किस्मत का हाल बताती है। उसने इन माँ बेटियों को बताया है कि यहाँ से उन्हें बहुत दौलत मिलने वाली है। क्या तुम्हारे पास दौलत है? स्मगलर ने हंसते हुए कहा, इस वक्त मेरे पास 20 लाख रुपए हैं। इन लाखों रुपए की खातिर मैंने कई लाशें गिरा दी हैं। तुम सबकी भी लाशें गिरा सकता हूँ, लेकिन इन औरतों पर गोली चलाने का कोई फायदा नहीं। अगर 10,000 हैं तो वही मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ। फूलमती अपने परस में से रकम निकालना चाहती थी। किबरी ने उसके हाथ से परस छीन कर कहा, तुम ताश के पत्तों के खिलाफ कोई काम ना करो। तुम्हें कुछ देना नहीं बल्कि बहुत कुछ लेना है। अगर ताश के पत्तों ने सच कहा है तो यह भी 20 लाख रुपए तुम्हें देगा। तारामती ने किबरिया को गुस्से से देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? यहाँ हमारी जान पर बनी और तुम हमें लाखों रुपए के सब्ज बाग दिखा रहे हो। स्मगलर ने हाथ उठाकर कहा, ठहरो, मुझे समझने दो, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। ताश के पत्ते कुछ कह रहे हैं। मुझे तुमसे 10,000 रुपये नहीं लेने चाहिए। मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। वो माँ बेटियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। उसके मातहत ने कहा, बॉस ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी रकम आप इन्हें देना चाहते हैं? स्मगलर ने डांट कर कहा, बकवास मत करो, खामोश रहो। वो ब्रीफ केस उठाओ और बुढ़िया को दे दो। स्मगलर ने फूलमती को बुढ़िया कहा था। इन लम्हात में उसने बुरा नहीं माना, जान पर बनी हुई थी, वो उम्र का हिसाब करना भूल गई। फिर हैरानी से सोच रही थी कि ताश के पत्तों की पेशगोई के मुताबिक वो स्मगलर उन्हें 20 लाख रुपए दे रहा है। उसके मातहत ने रुपयों से भरा हुआ ब्रीफ केस लाकर फूलमती के सामने जमीन पर रख दिया। फिर वापस जाकर बोला, बॉस यह आपने अच्छा नहीं किया, अब क्या खाली हाथ जाएंगे? वो तन कर बोला, हाँ कोई बात नहीं, हम और लाखों रुपए कमा लेंगे, यहाँ से चलो। वो दोनों जीप में बैठ गए। किबरिया और वो माँ बेटियां ब्रीफ केस उठाकर एक तरफ हो गईं। वो जीप ड्राइव करता हुआ वहां से अहमदाबाद जाने लगा। किबरिया उसके दिमाग पर छाया हुआ था। उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। वो अपने मातहत के बुड़बुड़ाने के बावजूद तेजी से ड्राइव करता हुआ जा रहा था। फूलमती और उसकी बेटियां ब्रीफ केस उठाकर इसे अपने सीने से लगाकर खुशी से निहाल हो रही थीं। दोनों बेटियां खुशी के मारे नाच रही थीं। दूर जाती जीप को देख रही थीं और यकीन कर रही थीं कि अब वो वापस नहीं आएगा। फूलमती ने किबरिया का हाथ थामकर बड़ी मोहब्बत और अकीदत से कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कैसे याद आ गया कि ताश के पत्तों ने यह सब कुछ कहा था? चंद्रामती ने कहा, मम्मी मैं तो बेला ओबराय को अब अच्छी तरह मान गई हूँ। उसके दिल से अकीदतमंद हो गई हूँ। ताश के पत्तों का जिक्र आया तो उस स्मगलर के तेवर बदल गए। वो अपनी संगदिली भूलकर मेहरबान हो गया। तारामती ने कहा, हमें यहाँ से फौरन जाना चाहिए, ऐसा न हो कि वो वापस आ जाए। किबरिया अब तक उस स्मगलर के दिमाग में था, उसे तेज़ रफ्तारी से ज़्यादा दूर भगा रहा था। फिर वो उनके साथ आकर उस वैन में बैठ गया। वो ये जानता था कि उसके दिमाग को जैसे ही ढील देगा तो उस स्मगलर की खोपड़ी उलट जाएगी, फिर अपनी जीप को मोड़ कर ले आएगा। वापसी का रास्ता रोकना ज़रूरी था। वो जिस रास्ते पर ड्राइव कर रहा था उसके एक तरफ गहरी खाइयाँ थीं। किबरिया ने उसके हाथ को स्टीयरिंग पर बहका दिया। स्टीयरिंग इधर से उधर घूमा, फिर वो इसे कंट्रोल ना कर सका। जीप सड़क के किनारे जाकर ढलान की तरफ गिरती हुई उलटती हुई गहरी खाई की तरफ जाने लगी। किबरिया दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। फूलमती गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वह चंद्रामती और तारामती के दरमियान सिमटा हुआ बैठा था। तारामती ने पूछा, तुम इतनी देर से चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? वो बोला, मैं हैरान हूँ कि ये सब कैसे हो गया। वो बेला ओबराय आखिर है कौन, जिसके ताश के पत्ते इस कदर सच बोलते हैं कि सैकड़ों हजारों मील दूर एक जालिम को मेहरबान बना देते हैं? फूलमती ने कहा, मैं तो मुंबई पहुंचते ही बेला के कदमों में जाकर गिर पड़ूंगी। वो एक मुलाकात के 5,000 लेती है, मैं उसे 10,000 दूंगी। तारामती ने कहा, हम बेला के लिए तोहफे भी लेकर जाएंगे, उसने तो हमें एक ही दिन में मालामाल कर दिया। किबरिया ने इतनी बार बेला का नाम सुना था कि अब उसके अंदर भी उसके बारे में तजस्सुस पैदा हो गया था। उसने पूछा, आखिर ये बेला है कौन? क्या ये उसका पेशा है? वो ताश के पत्तों के जरिए सबको किस्मत का हाल बताती है। हाँ, जो भी ज़रूरतमंद हो उसके पास जाता है। वो उसके मुस्तकबिल के बारे में सच्ची और खरी बात बता देती है। वो ये लिहाज नहीं करती कि सुनने वाले को मुसरतें हासिल होंगी या वो मायूस होकर जाएगा। किबरिया संजीदगी से सोचने लगा कि ये जो कुछ हुआ था, अगर देखा जाए तो ताश के पत्ते पहले ही कह चुके थे कि उन्हें माल मिलने वाला है। अगरचे उसकी ख्याल खुआनी के जरिए ऐसा हुआ, लेकिन कुछ भी हो, ताश के पत्तों की पेशगोई दुरुस्त हुई थी। चंद्रमती ने कहा, मम्मी तुम्हें अभी बेला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारे पास फ़ोन है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किबरिया ने चौंक कर चंद्रामती को देखा। उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि वह बेला के बारे में कुछ मालूम कर सके। फूलमती ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर दूसरे हाथ से मोबाइल नंबर पर नंबर डायल किए, फिर इसे कान से लगाकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद राब्ता हुआ। बेला ओबराय की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन है? मिस बेला, मैं फूलमती। तुम्हें याद होगा मैं अपनी 2 बेटियों के साथ तुम्हारे पास आई थी। बेला ने कहा, हाँ मुझे याद है। आज से 1 माह पहले तुम अपनी बेटियों के साथ आई थी। एक बेटी का नाम चंद्रामती और दूसरी का नाम तारामती है।
फूलमती ने कहा, ओह तुम तो बाकमाल लड़की हो, हमें अब तक याद रखा है, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी तुमने क्यों फ़ोन किया है, क्या चाहती हो? तुमने पेशगोई की थी कि हमें बहुत जल्द बहुत सारी दौलत मिलने वाली है। अभी अभी हमें 20 लाख रुपए मिले हैं। मैं क्या बताऊं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, और मैं तुम्हारी कितनी अकीदतमंद हो गई हूँ। मुंबई आने वाली हूँ, वहाँ पहुँचते ही तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हें बहुत से तोहफे दूंगी। बेला ने कहा, मुझे खुशी है कि मेरी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। ठीक है, आप जब चाहें चली आएँ, मेरे दरवाजे तो सभी के लिए खुले रहते हैं। राब्ता ख़त्म हो गया। किबरिया बेला के अंदर पहुंच गया, उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो ख्यालात क्या थे? तिलिस्म होशरुबा थे, उसे हैरान कर देने के लिए काफ़ी थे। उसकी असल हिस्ट्री ये थी, वो एक रूसी लड़की थी। रूस के एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई थी जहाँ सिर्फ पुरस्कार अलूम सीखे और सिखाए जाते हैं। बचपन में जब बच्चा बोलने लगता है तभी उन्हें अलूम सिखाए जाती हैं। हैप्नोटिज्म, टेलीपैथी, इल्म नजूम, ताश के पत्ते, पांसा फेंकने का फन और काले जादू के पुरस्कार हथकंडे, ये सब कुछ बचपन ही से उन्हें सिखाया जाता है। बेला को भी बचपन ही से ये तमाम पुरस्कार अलूम सिखाए गए थे। रूस में एक ही खानदान ऐसा है जहाँ बाप बेटे, पोते और पोतियाँ, नवासे और नवासियाँ ऐसे अलूम सीखते हैं, और वो रासपुटीन का खानदान है। उसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। उस खानदान में रासपुटीन कहलाने वाला सिर्फ एक ही शादी किया करता था। फिर उससे जो औलादें होती थीं उन्हें वो सारे पुरस्कार उलूम सिखाए जाते। रासपुटीन सोम ने 2 शादियाँ की थीं। दूसरी शादी छुपकर की थी, लेकिन ये बात छुप ना सकी। पहली बीवी और उसके बच्चे एतराज़ करने लगे। दूसरी बीवी से बेला पैदा हुई थी। रासपुटीन सोम अपनी खानदानी रवायत के मुताबिक बेला को भी पुरस्कार उलूम सिखा रहा था। जब वो 12 बरस की हुई तो उसे टेलीपैथी का दर्स देना शुरू किया। वो बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग थी, हाफजा बहुत तेज़ था, इसलिए जो कुछ सिखाया जा रहा था उसे दिमाग में नक्श करती जा रही थी। सिर्फ 2 बरस के अरसे में, यानी 14 बरस की उम्र में, उसने ख्याल खानी सीख ली। उन दिनों रासपुटीन सोम का बेटा तकरीबन 25 बरस का हो गया था और वह बाप के मुकाबले पर आ गया था। माँ की हमायत करता था और उसने कह दिया था कि अगर अब उसके बाप ने उससे दूसरी बीवी को तलाक ना दी तो वो उसकी बीवी और बेटी को ख़त्म कर देगा। रासपुटीन सोम ने मजबूर होकर बेला की माँ को तलाक दे दी। फिर उसे वह मुल्क छोड़ देने का हुक्म दिया। वह अपनी बेटी को लेकर हिंदुस्तान आ गई। रासपुटीन सोम ने अपने बेटे और बीवी वगैरह को यह नहीं बताया था कि उसने बेला को भी खानदानी रवायत के मुताबिक तमाम पुरस्कार उलूम सिखा दिए। बेला और उसकी माँ से दुश्मनी रखने वाला रासपुटीन चहारम उनके दिमागों में जाकर यह हकीकत मालूम कर सकता था, लेकिन उससे पहले उसके बाप रासपुटीन सोम ने बेला और उसकी माँ के दिमागों पर ऐसा अमल किया था कि उनके चोर ख्यालात कभी पढ़े नहीं जा सकते थे। जो भी उनके दिमागों में आता वो उसके सतही ख्यालात पढ़ता और यही समझता कि उनके लाशऊर में छुपी हुई बातें भी वो पढ़ रहा है। मुख्तसर ये कि मौजूदा रासपुटीन चहारम ने धोखा खाया। ये मालूम ना कर सका कि उसकी सौतेली माँ जो तलाक लेकर गई थी, तो उसके साथ बेला तमाम पुरस्कार उलूम भी अपने दिमाग में नक्श करके ले गई है। बेला जब अपनी माँ के साथ हिंदुस्तान आई तो 14 बरस की थी। उसकी माँ उन दिनों भरपूर जवान थी। उसने 1 बरस बाद ताश के एक शातिर खिलाड़ी विनोद ओबराय से शादी कर ली। विनोद को बचपन से जुए की लत लगी थी। वो कोई काम धंधा नहीं करता था, हमेशा ये कहता रहता था कि उसकी किस्मत ताश के पत्तों से जुड़ी हुई है। वो अपनी शातिराना चालों के बायस अक्सर बड़ी बड़ी रकमें जीत लिया करता था और बाज़ औक़ात बुरी तरह हार भी जाता था। एक बार तो इस बुरी तरह हार गया कि अपने जूते और तमाम कपड़े उतारकर सिर्फ निक्कर पहनकर घर आया था। उसके साथ खेलने वाले ने यही शर्त लगाई थी कि अगर वो हार जाएगा तो अपने कपड़े भी उतार कर जाएगा। हारते रहने और कभी कभी जीत लेने के दौरान पता नहीं चलता कि कितनी ज़बरदस्त हार हो रही है। एक बार वो इसी तरह अपने 15 लाख रुपए का मकान हार गया। दूसरी बार मुसलसल जीत होती रही। उसने 20 लाख रुपए का मकान खरीद लिया। जवारियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, कभी फाके करते हैं और कभी मुरग्गन खाने खाते हैं, कभी सस्ती महंगी कारों में घूमते हैं और कभी सड़क और फुटपाथ पर ख्वार होते हैं। रासपुटीन सोम ने बेला की माँ को तलाक देने के बाद अच्छी तरह समझाया था कि वह अपनी बेटी के पुरस्कार उलूम के बारे में कभी किसी को ना बताए। उसकी गैर मामूली सलाहियतों को जिस कदर छुपा कर रखेगी, बेला उसी कदर महफूज रहा करेगी। उसने अपने साबका शौहर की इस बात को गिरह में बांध लिया था और मौजूदा शौहर विनोद ओबराय को बेला की गैर मामूली सलाहियतों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वो बीवी की हैसियत से ओबराय के साथ कमार खाने में जाया करती। दूसरों की बीवियां भी वहां आती थीं, कुछ अपने महबूब के साथ या आशिक के साथ बैठकर वहां जुआ खेला करती थीं। खाने के दौरान शराब का दौर भी चलता रहता था। नशे में उन्हें एक दूसरे की बीवियां खूबसूरत लगती थीं। एक रात सेठ जमुना दास ने कहा, ओबराय तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। ओबराय ने नशे की तरंग में कहा, तुम्हारी बीवी तो मेरी बीवी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वह दोनों इस बात पर हंसने लगे। फिर सेठ जमुना दास ने कहा, चलो हो जाए बाजी। अगर एक ही बाजी में तुम जीत जाओ तो मेरी बीवी को एक रात के लिए ले जाओ। मैं जीत जाऊं तो तुम्हारी बीवी एक रात के लिए मेरी हो जाएगी। ओबराय ने मेज पर हाथ मारकर कहा, डन, लाओ मैं पत्ते फेंटता हूँ। बेला की माँ ने परेशान होकर कहा, ओबराय तुम नशे में हो, मेरी इंसल्ट ना करो। मैं बाजी में हारने या जीतने वाली चीज़ नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे घर की इज्जत हूँ।
विनोद ने कहा, हमारे हिंदू धर्म में बीवियों को जुए में हारने की इजाजत है। क्या तुमने गीता नहीं पढ़ी? पांडु भाइयों ने अपनी मुश्तरका बीवी द्रौपदी को जुए में हारा था और जीतने वाले के हवाले कर दिया था। इसी तरह राजा हरीशचंद्र भी अपनी बीवी को जुए में हार गया था। वह झुंझलाकर बोली, मैं नहीं जानती तुम्हारे हिंदू धर्म को, मैं रूसी हूं। मैं तुम्हारे धर्म को और इस जुए की लत को नहीं मानूंगी। ओबराय ने डांट कर कहा, बकवास मत करो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। ज्यादा बकवास करोगी तो मैं तुम्हें यहां से धक्के देकर निकाल दूंगा और तुम्हारी जवान बेटी को लाकर यहां शर्त लगाऊंगा। वो अपनी बेटी पर किसी तरह की आंच नहीं आने देना चाहती थी। होंठ भींचकर खामोशी से उसे देखने लगी, सोचने लगी। वो पत्ते फेंट रहा था और बांट रहा था। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि ये बाजी हार जाएगा तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। उसने वहां से उठकर करीबी काउंटर पर आकर फोन के जरिए बेला से रब्ता किया, फिर कहा, बेटी यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है। तुम्हारा ये सौतेला बाप मुझे जुए में हार जाना चाहता है या फिर जीतकर एक सेठ की बीवी को एक रात के लिए हासिल करना चाहता है। तुम ख्याल खुआनी के जरिए इसे बाजी खेलने से रोको। मम्मी आप फिक्र न करें, इसके पास जाकर बैठ जाएं, मैं इस मामले को संभालती हूँ। फोन का रब्ता खत्म हो गया। बेला ख्याल खुआनी के जरिए ओबराय के दिमाग में पहुंची तो पता चला कि पत्ते फेंटने के बाद बांटे जा चुके हैं। ओबराय और सेठ के पास 2-3 पत्ते पहुंच चुके हैं। अब ये बाजी रोकी नहीं जा सकती थी। वो दोनों अपना एक एक पत्ता उठाकर एक दूसरे को दिखा रहे थे और सिर्फ 1 मिनट के अंदर फैसला हो गया। सेठ जीत गया, ओबराय हार गया। बेला ने अपनी माँ के दिमाग में पहुंचकर कहा, मम्मी आपने मुझसे रब्ता करने में देर कर दी, पहले बताना चाहिए था। जब मैं ओबराय के पास पहुंची तो बाजी आखिरी मरहले पर थी, मैं उन्हें रोक ना सकी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटी क्या तुम अपनी माँ की तौहीन होते देखोगी? हरगिज नहीं, आप फिक्र न करें, मैं अभी इनसे निमट लेती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि अब तुम क्या कर सकोगी। मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही करें। इस शेर से पूछें कि वो आपके साथ एक बाजी खेलेगा। अगर आप हार जाएंगी तो मुझे उसके हवाले कर देंगी। उससे पूछें, क्या मैं खूबसूरत और जवान नहीं हूँ? क्या वो मेरे लिए ललचाता है? बेटी ये कैसी बातें कर रही हो? तुम पर किसी तरह की शर्त लगाना भी शर्मनाक बात है। मम्मी आप अभी ऐसा ना सोचें, आप शर्त नहीं हारेंगी। प्लीज़ मैं जो कह रही हूँ वो करें। सेठ ने बाजी जीत कर कहका लगाया, फिर उसकी माँ के हाथ को पकड़कर कहा, मैं तुम्हें जीत चुका हूँ, अब तो मेरे साथ रात गुजारने के लिए चलोगी। उसने ओबराय को देखा, ओबराय का सर झुक गया। वो बोली, मेरा शौहर मुझे हार चुका है, मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन क्या एक बाजी मेरे साथ खेलोगे? अच्छा तो तुम भी मुझसे खेलना चाहती हो, बोलो क्या शर्त लगाओगी? तुमने मेरी बेटी बेला को देखा है, जवान है, खूबसूरत है, क्या उसे हासिल करना चाहोगे? वो नशे की तरंग में झूम कर बोला, वाह क्या बात कही है, एक ही रात में माँ भी और बेटी भी। वो ये बोलकर कहका लगाने लगा। वो बोली, कहका बाद में भी लगा सकते हो, बोलो खेलना चाहोगे? हाँ ज़रूर। ये बताओ कि मुझे क्या हारना होगा? कुछ नहीं, बाजी में मुझे हारोगे, मैं घर वापस चली जाऊंगी। वो बोला, मंजूर है, ये तो बहुत ही आसान सी शर्त है। तुम हाथ हार रही थी, हार जाऊंगा तो हाथ से फिसल जाओगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हाँ अगर जीत गया तो एक टिकट में 2 तमाशे देखूंगा। वो ताश की गड्डी लेकर उसे फेंटने लगा। बेला उसके दिमाग में थी। वो ताश के 52 पत्तों में से एक एक पत्ते को अच्छी तरह पहचानती थी। गड्डी में फेंटते वक्त किधर जा रहा है, वो पत्तों की चाल को खूब समझती थी। जब उसने फेंटने के बाद पत्तों को मेज पर रखा तो वो माँ से बोली, मम्मी ऊपर से सिर्फ एक पत्ता काट कर अलग रख दें। माँ ने यही किया, उसे एक पत्ते को काट कर मेज पर दूसरी तरफ रख दिया। वो हंसते हुए बोला, ये भी कोई पत्ते काटना हुआ, सिर्फ एक पत्ता अलग कर रही हो, चलो तुम्हारी मर्जी। उसने गड्डी को उठाकर एक एक पत्ता अपनी तरफ और उसकी तरफ रखा। फिर 3-3 पत्ते रखने के बाद गड्डी को एक तरफ रख दिया। इसके बाद बोला, अब तुम अपना एक पत्ता दिखाओ। उसने एक पत्ता दिखाया, वो चिड़िया का सत्ता था। फिर सेठ ने एक पत्ता दिखाया तो वो ईंट का बादशाह था। वो फातिहाना अंदाज में हंसने लगा। उसकी माँ ने दूसरा पत्ता उठाया तो वो ईंट का सत्ता था। सेठ ने एक और भरपूर कहका लगाते हुए अपना दूसरा पत्ता उठाकर देखा तो वो चिड़िया का गुलाम था। उसकी माँ ने तीसरा पत्ता उठाया तो वो लाल पान का सत्ता था। सेठ की पेशानी पर बल पड़ गए। फ्लैश यानी 3 पत्तों के खेल में अगर एक नंबर के 3 पत्ते आए तो वो सबसे बड़े पत्ते माने जाते हैं। उसने अपना तीसरा पत्ता उठाकर देखा तो वो इनका नहला था, वो बाजी हार चुका था। उसकी माँ कहके लगाने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी ने उसकी आबरू बचा ली थी। विनोद ओबराय ने गुस्से से कहा, तू पागल की बच्ची है, मुझे पहले कभी नहीं बताया कि ताश खेलना जानती है, और अगर बाजी लगानी ही थी तो कोई बड़ी बाजी लगाती, यह सेठ तो हारने के बाद भी नहीं हारा। वो बोली, बकवास मत करो, मैंने अपनी इज्जत जीत ली, यही सबसे बड़ी जीत है, मुझे किसी के हारने की परवाह नहीं है। और ये अच्छी तरह सुन लो, आज से मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मुझे तलाक दे दो, वरना मैं कानूनी तौर पर तुमसे तलाक हासिल कर लूंगी। ये कहकर वो गुस्से से पांव पटकती हुई वहां से चली आई। ओबराय ने घर आकर उससे मुआफ़ी मांगी, उसे मनाया समझा और कहने लगा, तुम कितना अच्छा खेल लेती हो, कल से हम दोनों खेला करेंगे और खूब रकमें जीता करेंगे। वो बोली, अब तो मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगी, तलाक देते हो या नहीं? वो तनकर बोला, कभी नहीं दूंगा और तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी।
तुम यहाँ बिस्तर पर पड़ी रहोगी, अपने पैरों पर चल भी नहीं सकोगी। बेला अपने सौतेले बाप की कमीनगी देख रही थी। उससे ख्यालख्वानी के जरिए सख्त सजाएं दे सकती थी, लेकिन वो अपनी यह सलाहियत जाहिर करना नहीं चाहती थी। उसने अपराय के दिमाग में पहुंचकर उसे अपने काबू में किया। वह अचानक ही एकदम से नरम पड़ गया। वापस जाकर एक सोफे पर बैठ गया। सर झुकाकर बेला की मर्जी के मुताबिक सोचने लगा कि इस औरत को तलाक देकर इन माँ बेटी से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ख्वामखा मैं इनका बोझ उठा रहा हूँ। ये औरत कभी मेरा साथ नहीं देगी। वह अपनी जगह से उठकर राइटिंग टेबल पर आया। वहां बैठकर एक तलाकनामा लिखा। फिर अपने सेफ में से 50,000 रुपये निकालकर उसकी माँ को देते हुए बोला, तुम माँ बेटी अभी यहाँ से निकल जाओ। ये है तलाकनामा और ये हैं 50,000 रुपये। तुम लोगों के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इस रकम से कहीं किराए के मकान में रह सकोगी। उसकी माँ ने वो रकम ली, तलाकनामा लिया, फिर अपना ज़रूरी सामान समेटकर बेला के साथ उस घर से निकल गई। उन्होंने वो रात एक होटल में गुजारी। उसकी माँ ने बड़े दुखे हुए दिल से कहा, मेरे नसीब में ठोकरें लिखी हुई हैं। जब बच्ची थी तो माँ बाप मर गए, रिश्तेदारों की ठोकरों में रही। शादी हुई तो तुम्हारे बाप से वफा की, 15 बरस तक उसकी खिदमत करती रही। फिर उसने भी तलाक की ठोकर मारी। आज तुम्हारे दूसरे बाप के घर से भी ठोकर लगी है। पता नहीं और कब तक इसी तरह ठोकरों में रहना है। वो माँ के शाने पर हाथ रखकर बोली, मम्मी आप परेशान हो। मैंने जितने पुरस्कार अलूम सीखे हैं उन अलूम को खुलकर इस्तेमाल करने की इजाज़त आपने नहीं दी। हमेशा डरती रही कि मेरे सौतेले भाई रास्पुटीन चहारम को मेरी असलियत मालूम होगी तो वो मुझे कत्ल कर देगा। मैंने उसके खानदान के सारे पुरस्कार अलूम सीख लिए हैं। वो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें रोक रही हूँ। तुम्हें बहुत मोहतात रहकर जिंदगी गुजारनी है। डरते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम इसी तरह ठोकरे खाते रहेंगे। अब मैं इन उलूम को इस तरह इस्तेमाल करूंगी कि किसी को मेरे गैर मामूली होने का शुबा नहीं होगा। उसने उसी रात उस सेठ के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो गहरी नींद सो रहा था। उसने उसे नींद की हालत में जगाया। उसकी आंखें खुल गईं। वो कुछ देख नहीं पा रहा था। बेला उसके दिमाग पर इस तरह कब्जा जमा रही थी कि उसकी मर्जी के मुताबिक उसे तारीकी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ कमरे में वो तिजोरी नजर आ रही थी जिसमें उसके नकद 3 करोड़ रुपए रखे हुए थे। उसने तिजोरी खोलकर वो रकम निकाली। फिर एक ब्रीफकेस में रखकर अपने बंगले से बाहर निकलकर कार ड्राइव करता हुआ उस होटल की तरफ जाने लगा। उसके चारों तरफ तारीकी ही तारीकी थी। सिर्फ वो रास्ता नजर आ रहा था जहां से गुजरते हुए होटल तक पहुंचना था। होटल के हाथ में पहुंचकर वो अपनी कार में बैठा रहा। फिर कोई उसके पास आया। उसने वो ब्रीफकेस उठाकर उसके हवाले किया। इसके बाद कुछ कहे सुने बगैर कार को वापस मोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो नींद की हालत में है और कोई ख्वाब देख रहा है। जब वो अपने घर पहुंचकर बेड पर आकर लेट गया और उसी तरह गहरी नींद में डूब गया तो बेला ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो ब्रीफकेस लेकर होटल में माँ के पास आ गई। माँ ने पूछा, कहाँ चली गई थी, ये क्या ले आई हो? उसने ब्रीफकेस उसके सामने रखकर उसे खोला तो बड़े बड़े नोटों की गड्डियां देखकर माँ का मुंह हैरत से खुल गया। वो बोली, मम्मी आज से आप ठोकरें नहीं खाएंगी बल्कि सारी दुनिया को ठोकरें मारा करेंगी। बेटी, ये तुमने ज़रूर किसी पुरस्कार इल्म के ज़रिए हासिल किया। इस तरह तो तुम्हारा भेद खुल जाएगा। तुम पुरस्कार कहलाओगी। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। बात दूर तक फैलेगी तो तुम्हारे सौतेले भाई तक भी पहुंचेगी। मम्मी आप तो मेरे सौतेले भाई को हवा बना रही हैं। जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत मोहतात रहकर ख्याल ख्वानी किया करूंगी। किसी को मेरे इस गैर मामूली इलम का शुबा तक नहीं होगा। दूसरी सुबह उन माँ बेटी ने एक स्टेट एजेंट से रब्ता किया। उसके जरिए कोई खूबसूरत सा बंगला खरीदने का सौदा किया। 1 हफ्ते के अंदर कानूनी कार्रवाई के मुताबिक वह बंगला उनका हो गया। उस बंगले के सामने एक साइन बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था कि वो ताज के पत्तों के जरिए किस्मत का हाल बताती है। उसने कसीरुल अशात अखबारात में इश्तिहारात छपवाए। टीवी और दूसरे मीडिया के जरिए भी दावा करती रही कि वो ताज के पत्तों के जरिए किस्मत का सही हाल बता सकती है। इतनी पब्लिसिटी का खातिर ख्वाह नतीजा निकला। अमीर कबीर औरतें उसके पास आने लगीं। मर्द हजरात भी आने लगे। पुलिस और इंटेलिजेंस के अफसरान और जासूस भी भेस बदल कर आते थे। ये देखना चाहते थे कि वो कहाँ तक सच बोलती है। वो उनके ख्यालात पढ़ लिया करती थी। फिर ताज के पत्तों को भी खूब पहचानती थी। ये इलम उसने बचपन से सीखा हुआ था। एक तो ताज के पत्तों से उसे बहुत कुछ मालूम हो जाता था। फिर वो ख्याल खोनी के जरिए भी मजीद मालूमात हासिल कर लेती थी। इस तरह ऐसी भरपूर पेशगोई करती थी कि सुनने वाले हैरान रह जाते। उसकी सच्चाई से इनकार नहीं करते थे। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों के तो वो माजी और हाल के वाकयात भी बयान कर देती थी कि कौन रिश्वतखोर है, कौन फर्ज शनास है और कौन कामचोर है। बहुत से लोग उसकी सच्ची पेशगोई से खाइफ होकर भाग जाते थे, फिर दोबारा नहीं आते थे। जो उसकी पेशगोई से मुतासिर होते थे और आइंदा अपना फ़ायदा देखते थे, वो उसे मुंह मांगा मुआवजा देकर जाते थे। इस तरह इंटेलिजेंस वालों को यह शुबा नहीं हुआ कि वो गैर कानूनी तौर से या नाजायज़ तरीक़ों से दौलत हासिल कर रही है और एक कोठी की मालिक बनी हुई है।
उसके पास एक नहीं दो दो कीमती कारें हैं और उसका अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले तो दूर की बात है, वो अपने ही अंदर इतनी एहतियात और कामयाबी से छुपी हुई थी कि हम ख्याल ख्वानी करने वाले भी उसकी असलियत मालूम ना कर सके। पहली बार फरमान उसके दिमाग में गया था, उसके ख्यालात पड़े थे। दूसरी बार मैंने भी मुख्तसर से ख्यालात पड़े थे। फिर चंडाल भी उसके दिमाग में गया था, वो भी उस पर शुबा ना कर सका। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला उसके चोर ख्यालात तक नहीं पहुंच सकता था। उसके ख्यालात पढ़ने से यही मालूम होता था कि पढ़ने वालों को उसके लाशऊर के अंदर की बातें भी मालूम हो रही हैं। और छुपी हुई बातों का मतलब यही होता था कि चोर ख्यालात के खाने में जाकर उसे पढ़ रहे, वो बेहतरीन हिकमत अमली के खोल में छुपकर एक सीधी सादी और पुरअमन जिंदगी गुजार रही थी। विनोद ओबराय ने सुना था कि बेला ने अपने एक बंगले के सामने साइन बोर्ड लगा रखा है कि वो ताश के पत्तों के जरिए किस्मत का हाल बताती है। ये सुनकर उसने हकारत से हंसते हुए कहा था, ये माँ बेटी बहुत ही नौटंकी हैं। इन्होंने एक एक यार को फांस लिया होगा, इसलिए इतने महंगे बंगले में रहती हैं, कारों में घूमती हैं। वो एक सुबह उनके बंगले में पहुंच गया। बेला को देखकर बोला, ये तुमने क्या ड्रामा शुरू किया हुआ है? तुम कब से ताश के पत्तों को पहचानने लगी हो? मैं ताश के पत्तों को पहचानूं या ना पहचानूं, तुम हमारे मामलात में बोलने वाले कौन होते हो? मुझसे वक्त मुकर्रर किए बगैर आए हो। मैंने पिछले रिश्ते का लिहाज करते हुए तुम्हें आने की इजाज़त दी है। किसी काम से आए हो तो बताओ। मैंने तुम्हारी माँ को 50,000 रुपये दिए थे, वो वापस लेने आया हूँ। तुमने तलाक देने के बाद अपनी मर्जी से वो रकम दी थी, उसकी तो वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सीधी तरह से नहीं दिए तो मैं गर्दन दबोच कर वसूल करना जानता हूँ। वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसने कहा, तुम मुझे फ्रॉड समझते हो? ऐसा करो कि मेरे फेंटे हुए ताश के पत्ते उठाओ। मैं तुम्हारे माजी हाल और मुस्तकबिल के हालात बताऊंगी। अगर मेरी बातें झूठ होंगी तो मैं 50,000 दूंगी, और अगर वो बातें सच होंगी तो तुम 50,000 दोगे। उसने सोचती हुई नजरों से उसे देखा, फिर हकारत से कहा, मैं तुम्हारा यह हथकंडा भी समझता हूँ। देखता हूँ कि तुम किस तरह ताश के पत्तों के जरिए किस्मत का हाल बताती हो। लाओ ताश की गड्डी। वो ताश की गड्डी ले आई। दोनों एक सेंटर टेबल के आमने सामने बैठ गए। वो पत्ते फेंटने लगी तो ओबराय ने हैरानी से देखते हुए कहा, तुम तो माहिर पत्तेबाज की तरह फेंट रही हो। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वो बोली, ये दुनिया बहुत बड़ी दरस का है, यहाँ सीखने वाले बहुत कुछ सीख लेते हैं। उसने गड्डी मेज पर रखकर कहा, इसे काटो। उसने गड्डी काटी। गड्डी के बाकी पत्तों को उठाकर उसके सामने 7 पत्ते एक कितार में रखने लगी। फिर इसी तरह उसने अपने सामने 7 पत्ते गिनकर रखे। इसके बाद बोली, तुम अपने पत्तों में से एक पत्ता उठाकर मेरे सामने सीधा करो। उसने उन पत्तों को देखा, कुछ सोचा, फिर उनमें से एक पत्ते को उठाकर सीधा किया। वो काले पान का बादशाह था। बेला ने अपने सामने रखे हुए पत्ते को उठाकर सीधा किया तो लाल पान का दहला था। वो उसके पत्ते पर अपना पत्ता रखते हुए बोली, तुम्हारी जिंदगी नहला है, तुम पर दहला पड़ने वाला है, अब दूसरा पत्ता उठाओ। उसने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए एक पत्ता उठाया, सीधा किया, वो बादशाह था। बेला ने भी अपना एक पत्ता उठाकर सीधा किया, वो बेगम थी। उसने उसके सामने अपना पत्ता रखते हुए कहा, तुम आज या कल कैसीनो में खेलोगे तो बादशाह सलामत रहोगे और वहां से किसी बेगम को जीत लाओगे। वो फातिहाना अंदाज में हंसने लगा। वो बोली, अब तीसरा पत्ता उठाओ। उसने एक और पत्ता उठाकर सीधा किया, वो गुलाम था। बेला ने अपना एक पत्ता उठाकर सीधा किया, वो हुक्म का इक्का था। वो बोली, गुलाम के मायने है कैदी, जो तुम बनोगे, और कोई इक्का जैसी हुकूमत रखने वाला तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा। उसने पत्तों पर एक हाथ मारा, तमाम पत्ते दूर तक इधर उधर बिखर गए। फिर वो बोला, बकवास करती हो, यहाँ आने वालों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे अच्छा खासा मुआवजा हासिल करती हो। मैं उनकी तरह उल्लू बनने वाला नहीं हूँ। मेरे 50,000 रुपये निकालो। तुम शर्त लगा चुके हो, जब तक मेरी पेश कोई गलत साबित नहीं होगी मैं हार नहीं मानूंगी, ना ही तुम्हें 50,000 दूंगी। तुम्हें 50,000 लेने के लिए आज कैसीनो में जाकर जुआ खेलना होगा। ये देखना होगा कि तुम मेरी पेशगोई के मुताबिक जीतते हो या नहीं। वो इनकार करना चाहता था, लेकिन बेला की मर्जी के मुताबिक सोचने लगा कि इस लड़की ने पेशगोई की है कि मैं कैसीनो में जाकर जब भी खेलूंगा तो जीत जाऊंगा या किसी खूबसूरत औरत को जीत कर अपने साथ ले आऊंगा। कोई बात नहीं, मैं खेल कर देखूंगा, हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हार गया तो ये 50,000 हार जाएगी और मुझे ये रकम देगी। इस तरह मैं हार कर भी जीत जाऊंगा। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, ठीक है, आज रात में खेलूंगा, देखूंगा कि तुम्हारी पेशगोई कहाँ तक सच साबित होती है। ये कहकर वो वहां से चला गया। जुआ खेलने, शराब पीने और हसीन औरतों के साथ रात गुजारने वाले गलत धंधों से बाज नहीं आते। बैलन ने उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर लिया कि वो मुनशियात का धंधा करने वालों से राब्ते रखता है और कभी कभी ज़रूरत के मुताबिक नशे की कोई ना कोई चीज़ हासिल करता रहता है। इस वक्त उसके पास 50,000 रुपये थे। वो बेला की मर्जी के मुताबिक हेरोइन के स्मगलर के पास गया। उससे अच्छी खासी जान पहचान थी। उसने 25,000 के एवज हेरोइन के 50 पैकेट्स खरीदे। उसके जहन में ये बात पक रही थी कि वह इन पैकेट को बांग्लादेश के रास्ते बैंकॉक पहुंचाएगा और लाखों रुपए का मुनाफा हासिल करेगा। बेला उसके दिमाग में जो बातें पका रही थी वो पकती जा रही थी। वो उन तमाम पैकेट्स को अपने घर ले आया, कमरे में लाकर उन्हें बेड के नीचे रख दिया।
फिर उसने फ़ोन के ज़रिए सेठ करोड़ी मल से रब्ता किया। रब्ता होने पर कहा, हेलो करोड़ी मल, मैं विनोद ओबराय बोल रहा हूँ, आज रात का क्या प्रोग्राम है? वो बोला, बड़ा ही शुभ प्रोग्राम है, क्या कैसीनो आओगे? हाँ आऊँगा, ये बताओ शर्त क्या लगेगी? वो बोला, आज मेरा लक्की नंबर 2 है, इसलिए पहली बाजी 9,000 रुपये की होगी। विनोद को याद आया कि नहले पर दहला लगने वाला है, अगर उसका लक्की नंबर 9 है तो मैं ज़रूर उस पर दहला मारूंगा। फिर उसे याद आया कि बेला ने कहा था कि वो आज रात बादशाह है और किसी बेगम को जीत लेगा। उसने कहा, करोड़ी माल, तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। पहली बाजी 9,000 रुपये से शुरू होगी, लेकिन दूसरी बाजी किसी हसीन लड़की के लिए होगी। आज मैं एक बेहतरीन मॉडल गर्ल अपने साथ लेकर आऊँगा। वो एक रात के 30,000 रुपये लेती है। अगर मैं हार जाऊँ तो मॉडल गर्ल तुम्हारी होगी, और अगर मैं जीत जाऊँ तो उस मॉडल गर्ल के 30,000 तुम अदा करोगे। करोड़ी ने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखो कि मॉडल गर्ल A1 होनी चाहिए, तभी मैं उसकी रकम अदा करूंगा, वरना उस पर शर्त नहीं लगाऊंगा। वो बोला, इत्मीनान रखो, A1 चीज़ लेकर आऊंगा। मामला तय हो गई, राब्ता खत्म हो गया। उसकी मम्मी ने कहा, बेटी तुम क्या कर रही हो? 50,000 रुपये उसके मुंह पर मार देती तो बेहतर होता। खामखा टेलीपैथी का मुजाहरा करती रहोगी, उसे नुकसान पहुंचाना चाहोगी तो खुद को भी नुकसान पहुंच सकता है। मामा आप फिक्र न करें, मैं कभी खुद को जाहिर नहीं होने दूंगी। उस रात कैसीनो में करोड़ी मल और विनोद ओबराय आमने सामने बैठ गए। उनके दरमियान ताश की गड्डी थी और पहलू में एक हसीन मॉडल भी। करोड़ी मल उस हसीना को देखकर खुश हो गया और बोला, मुझे दूसरी शर्त भी मंजूर है। फिर बाजी शुरू हो गई। पत्ते फेंटे गए और बांटे गए। दोनों के पास 3-3 पत्ते पहुंच गए। फिर उन्होंने बारी बारी एक पत्ता उलटना शुरू किया। करोड़ी मल का पहले ही पत्ता नहला था। वो खुश होकर बोला, देखो मैंने कहा था ना कि आज मेरा लक्की नंबर 9 है। विनोद ने कहा, और आज मेरा लक्की नंबर 10 है, नहले पर दहला पड़ेगा। ये कहकर उसने अपना एक पत्ता उलट कर दिखाया तो वो नहले से छोटा पत्ता था। वो मायूस हो गया। उसने फिर दूसरा पत्ता उठाया तो वो भी एक छोटा पत्ता था। तीसरा पत्ता भी नहले से छोटा ही निकला। करोड़ी मल के पास नहले, दहले और गुलाम के पत्ते थे। विनोद परेशान हो गया, सोचने लगा, बेला बकवास कर रही थी। वो क्या, उसका बाप भी ताश के पत्तों से किस्मत का हाल नहीं बता सकता? मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। वो दूसरी बाजी खेलने से कतराना चाहता था। अब यह अंदेशा पैदा हो गया था कि दूसरी बाजी हारेगा तो उसे इस मॉडल को हारना होगा और इस मॉडल को अपनी तरफ से 30,000 रुपये देने होंगे। फिर करोड़ी मल उस हसीना को अपने साथ ले जाएगा। वो बाजी खेलने से इनकार नहीं कर सकता था। कैसीनो के उसूल के मुताबिक उसे खेलना ही पड़ा। पत्ते फेंटे गए, बांटे गए। दोनों के सामने 3-3 पत्ते आ गए। वो तीनों पत्ते 10-10 हजार रुपये के थे। ये तजस्सुस पैदा हो रहा था कि ये 30,000 कौन जीतने वाला है। करोड़ी मल ने अपना एक पत्ता उठाकर सामने रखा। वो छोटा पत्ता था। उसके मुकाबले में विनोद ने जो पत्ता उठाया वो उससे बड़ा था। उसने इत्मीनान का सांस लिया। करोड़ी ने दूसरा पत्ता उठाया। वो गुलाम था। उसके मुकाबले में ओबराय का पत्ता ईंट का बादशाह था। वो पूरी यकीन से बोला, ये बाजी मैं जीतने वाला हूँ। करोड़ी मल ने परेशान होकर उसके दोनों पत्ते देखे। फिर अपना तीसरा और आखिरी पत्ता उठाया तो वो दहला था। इसके मुकाबले में जो पत्ता सामने आया वो इक्का था। विनोद ओबराय ने वो बाजी जीत ली। करोड़ी मल ने मायूस होकर कहा, आज का लक्की नंबर 9 था, लेकिन मैं सिर्फ 9,000 जीत पाया और अब 30,000 हार रहा हूं। उसने 30,000 अदा कर दिए। विनोद ओबराय बहुत खुश था। उसने जो 9,000 हारे थे उसकी जगह 30,000 रुपये मिल गए थे। वो इस मॉडल गर्ल को 15,000 रुपये में लेकर आया था। इस तरह उसे 15,000 का मुनाफा भी हो रहा था और वह मॉडल उसके साथ रात भी गुजारने वाली थी। वो जीती हुई रकम और मॉडल को साथ लेकर कार में आ गया। फिर कार ड्राइव करते हुए अपने बंगले में जाने लगा। बेला ने उसे गायब दिमाग बनाकर एक जगह कार रोकी। वो कार रोककर एक टेलीफोन बूथ में आया। फिर एक पुलिस स्टेशन के नंबर डाल करके बोला, हेलो, मैं आपको एक बहुत अहम इतला दे रहा हूँ। कनॉट पैलेस के रिहायशी इलाके में बंगला नंबर 307 है। उसका मालिक विनोद ओबराय है। उस बंगले के एक बेडरूम में हेरोइन से भरा हुआ बैग रखा हुआ है। आप अभी छापा मारकर उसे माल के साथ गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। सॉरी, मैं अपना नाम और पता बताकर पुलिस केस में फंसना नहीं चाहता। अगर आपको यकीन है तो आप वहां जाकर छापा मारें, वरना आपकी मर्जी। यह कहकर उसने रिसीवर रख दिया। बूथ से निकलकर कार में आकर बैठ गया। फिर ड्राइव करता हुआ बंगले की तरफ जाने लगा। बेला ने पुलिस इंस्पेक्टर को मजबूर किया कि वो यकीन करे और सिपाहियों को साथ लेकर वहां जाए। वो उसकी मर्जी के मुताबिक वहां से उठ गया। फिर सिपाहियों के साथ जीप में आकर बैठ गया। जब विनोद ओबराय उस मॉडल के साथ अपने बंगले में पहुंचा और बेडरूम में आया तो उस वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। वो नागवारी से बुड़बड़ाया, अभी तो मैं बाहर से आया हूँ, ये कौन मुझसे मिलने आया? उसने बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर देखा। दरवाज़ा खोला तो पुलिस इंस्पेक्टर चंद सिपाहियों के साथ खड़ा हुआ था। उसने कहा, मिस्टर, हमें अफसोस है, हम आपके बेडरूम की तलाशी लेना चाहते हैं। वो परेशान हो गया। एक तो हेरोइन से भरा हुआ बैग बेड के नीचे रखा हुआ था और बेड के ऊपर एक हसीना लेटी हुई थी। यानी वो मनशियात के धंधे के हवाले से मुजरिम भी था और उस हसीना के हवाले से गुनाहगार भी। वो कानून की गिरफ्त में आने वाला था। उसने परेशान होकर कहा,
आप अचानक तलाशी लेने आए हैं, क्या आपके पास तलाशी लेने का वारंट है? वारंट नहीं है तो हम ले आएंगे, लेकिन हम पूरी यकीन के साथ आए हैं। हमें इतला मिली है कि तुम मुनशियात का धंधा करते हो। वो रिश्वत देने की बातें करने लगा। इंस्पेक्टर ने उसे धक्का देकर एक तरफ हटाया, फिर तेजी से चलता हुआ उसके बेडरूम में आया तो एक हसीना को देखकर बोला, अच्छा तो यहाँ एक बाजारी औरत भी है। सिपाहियों ने बेडरूम की तलाशी ली। ज्यादा तलाशी लेने की जरूरत नहीं थी। वह हेरोइन से भरा हुआ बैग बेड के नीचे से बरामद कर लिया गया। विनोद ओबराय को हथकड़ी पहना दी गई। उसी वक्त बेला ने उसके दिमाग में सोच पैदा की। उसे याद है कि बेला ने पेशगोई की थी और कहा था कि तुम्हारे पास गुलाम का पत्ता है, गुलाम के मायनी कैदी, और तुम कानून की गिरफ्त में आने वाले हो। और वो गिरफ्त में आ गया था। उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई थी। ऐसे वक्त बेला ने ख्याल ख्वानी करते वक्त महसूस किया उसकी तबीयत कुछ खराब हो रही है। सर में दर्द हो रहा है और बदन में हरारत सी महसूस हो रही है। माँ ने पूछा, खैरियत तो है? बस यूं ही सर में दर्द हो रहा है, हरारत सी महसूस हो रही है। कोई जूद असर दवा खाऊंगी तो तबीयत बहाल हो जाएगी। उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, दवा लेकर खाई। रात को आराम आया तो सो गई। दूसरे दिन फिर उसका बुखार तेज हो गया। ऐसे वक्त फूलमती ने उससे फ़ोन पर रब्ता किया और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि उसकी पेशगोई के मुताबिक दौलत मिल रही है। इस वक्त किबरिया फूलमती और उसकी दोनों बेटियों के साथ वैगन कार में बैठा उदयपुर की तरफ जा रहा था। फूलमती गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वो पिछली सीट पर चंद्रमती और तारामती के दरमियान बैठा हुआ था। वो दोनों उसे लहक लहक कर बातें कर रही थी। उसने कहा, मैं ज़रा आंखें बंद करके आराम करना चाहता हूँ, रात भर सोया नहीं, प्लीज़ मुझे आराम करने दो और खामोश रहो। उसने टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। फिर ख्याल खोने के जरिए बेला के अंदर पहुंच गया। पता चला कि वो बीमार है, बुखार बहुत तेज़ है। उसकी माँ बुखार की शिद्दत कम करने के लिए उसके सर पर आइस बैग रख रही है। हम सब ख्याल खोनी करने वाले बेला के दिमाग में पहुंचकर उसके सती ख्यालात पढ़कर रह गए थे। उसके चोर ख्यालात पढ़ने में नाकाम रहे, लेकिन उन लम्हात में बेला के चोर ख्यालात का खाना खुल गया। बीमारी के बायस दिमाग इस हद तक खुल गया था कि वो किबरिया की ख्याल ख्वानी की लहरों को महसूस नहीं कर रही थी। किबरिया पहला शख्स था जो उसकी ज़िंदगी की किताब को पहले सफ़े से पढ़ रहा था। उसकी ज़िंदगी के अहम राज मालूम कर रहा था। वो कई तरह के पुरस्कार उलूम जानती थी। इतनी ज़हीन और हाजिर दिमाग थी कि मोहतात रहकर अब तक दुश्मनों से महफूज थी, और ख़ास तौर पर अपने बदतरीन दुश्मन रासपुटीन से बहुत दूर चली आई थी। वो उसका सौतेला भाई था। उससे अब तक ये बात छुपी हुई थी कि सौतेली बहन अपनी मुतलक्का माँ के साथ कहीं गई है तो उसके ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल तमाम पुरस्कार उलूम सिखाए जाने वाले अपने जहन में नक्श करके ले गई है। किबरिया को एक अहम बात यह मालूम हुई कि बेला अपने एक आइडियल की तलाश में है। उसे ख्वाबों और ख्यालों में देखती है, मगर वो चेहरा ऐसा धुंधला होता है कि पहचाना नहीं जाता। वो उसकी आवाज़ सुनती है, उससे बातें करती है। ताश के पत्तों ने उसे बताया कि वो आइडियल एक दिन उसे ज़रूर मिलेगा। किबरिया उसके ख्यालात जितने पढ़ता जा रहा था उतनी ही उसकी ज़ात से दिलचस्पी पैदा होती जा रही थी। वो चाहता था कि आइंदा भी उसके चोर ख्यालात पढ़ता रहे, लेकिन उसके ख्यालात बता रहे थे कि बुखार उतरते ही, जहनी कमज़ोरी दूर होते ही उसके चोर ख्यालात का खाना फिर बंद हो जाएगा। इसके बाद कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। उसने बेला को टेलीपैथी के जरिए थपक कर सुला दिया, फिर उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करने लगा। एक मखसूस आवाज़ और लबो लहजा उसके जहन में नक्श किया। उसे हदायत की कि वो इस लबो लहजे को कभी महसूस ना करे और गैर महसूस तरीके से उसके चोर ख्यालात के खाने का दरवाज़ा खुल जाया करे। अगर ऐसे वक्त कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला आ जाए तो ये चोर खाना फ़ौरन बंद हो जाया करे। फिर उसने हदायत दी कि वो तकरीबन 2 घंटे तक आराम से तनवीमी नींद सोती रहे। जब आंख खुले तो वो भूल जाए कि उस पर तनवीमी अमल किया गया था और कोई उसके दिमाग में आया था। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया।